मुझे नैब ने बुलाया था, मैं 2 मरतबा गया, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा गया। 1 मरतबा मैंने कोई 1.5 घंटा ब्रीफिंग दी थी नैब ऑफिसर्स को, और फिर मुझे दूसरी मरतबा उन्होंने बुलाया था, कुछ चीज़ों की वजाहत के लिए डिस्कशन करनी थी। तो मैं तो बिल्कुल चला गया, सरेआम चला गया, सबके सामने चला गया। लेकिन इमरान खान जो कि पाकिस्तान के लाडले हैं और बदकिस्मती से लाडले होने का वो फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं दे रहे, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं। पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का मजाक उड़ाकर और इन्वेस्टिगेशन इदारों का मजाक उड़ा रहे हैं। बात यह है कि अगर इमरान खान समझते हैं, जो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में टीवी चैनलों पर कहते हैं कि जी ये तोशाखाना केस कुछ भी नहीं है, ये मजाक है, ये फलां है, और अगर वो सच्चे हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, तो उनको तो दंदनाते हुए जाना चाहिए था। अभी नैब ने उनको अक्यूज भी डिक्लेयर नहीं किया है, सिर्फ वजाहत के लिए बुलाया है, चंद सवालों के जवाब पूछे हैं। अब इमरान खान नहीं गए हैं, बुशरा बीबी नहीं गई हैं, बाकी लोग नहीं गए हैं, तो अब नैब के पास क्या चॉइस है, क्या रास्ता बाकी बचता है? नैब उनको गिरफ्तार करने की तरफ जाएगा। जब नैब गिरफ्तारी के लिए जाएगा, उनकी टीम जाएगी जमान पार्क या कहीं पर भी इमरान खान की मौजूदगी का उनको इंफॉर्मेशन मिली, तो फिर ये एक बहुत बड़ा उसको इशू बनाया जाएगा। लोगों को कहा जाएगा कि जमान पार्क पहुंचो, हक और सच की जैसे कोई जंग चल रही हो। जनाब, आप सियासत खेल रहे हैं। लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी तो खासा अफसानवी, बड़ा अपहिल और बड़ा चैलेंजिंग टास्क दिखाई देता है। हमने देखा कि नैब का ये नोटिस, इसकी तामील कराने के लिए ऑफिसर्स पहुंचे थे जमान पार्क और उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, यानी वो नोटिस की तामील नहीं करा सके। तो आप गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस आई और इस्लामाबाद पुलिस अपना सा मुंह लेकर वापस चली गई। इमरान खान को तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आज भी एक केस के अंदर जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए सरकारी वकील को कि भाई अगर अदालत जमानत जो है वो मनसूख करती है या वारंट जारी करती है तो आपने कौन सा गिरफ्तार कर लेना है। तो इमरान खान तो अनटचेबल है, उनको किस चीज का डर है? मेरा तो यही क्वेश्चन है कि क्यों अनटचेबल हैं? पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग टचेबल हैं, उनको जब चाहे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां गिरफ्तार कर लेती हैं, वो अदालतों में पेश होते हैं, उनको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाती। लेकिन इमरान खान आखिर क्यों अनटचेबल है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक आदमी जो सवालों के जवाबात नहीं देता, जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं, साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मेरे सामने, नहीं देता अपने बेगुनाह। इस पर फौजदारी कार्रवाई शुरू होनी है। F8 कचहरी में इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब इस्तफसारी करते रहे कब आएंगे। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद मामला नहीं चला। हमने इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट सुना, वो कहते हैं कि इस तोशाखाना केस की पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। यानी वो एक परसेप्शन देते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए तैयार है, बल्कि वो ये कहते हैं कि इसकी पब्लिक हियरिंग हो, लोगों को भी पता चले कि तोशाखाना केस क्या है। तो क्या समझा जाए कि ये तोशाखाना केस एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, या वाकई इमरान खान गिरफ्तारी के डर से ना F8 कचहरी जा रहे हैं ना नैब जा रहे हैं? जी, उस दिन मैंने इमरान खान की ये स्टेटमेंट सुनी थी जिस दिन इस्लामाबाद की पुलिस वो SP राय ताहिर हुसैन की सरबराही में जमान पार्क गई थी लाहौर में। तो इमरान खान की ये स्टेटमेंट आई थी कि जी पब्लिक हेयरिंग होनी चाहिए तोशाखाना केस की। मैं उनको बताना चाहता हूं, बल्कि मैंने ट्वीट भी किया था उनको, खान साहब गुजारिश करते हैं आपसे कि पहले दिन से, फरवरी से जब ये केस शुरू हुआ है एडिशनल सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में, इसकी पब्लिक हियरिंग हो रही है। जो चाहे जा सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। हर आदमी, हर आम आदमी भी ये हियरिंग जाकर देख और सुन सकता है। राजा साहब, अब नैब ने तहकीकात का दायराकार दुबई तक वसी किया है और वो उमर फारूक जहूर तक भी पहुंचे हैं। उससे भी कुछ सवालात हुए और तस्दीक भी वहां से उमर फारूक जहूर ने की है कि नैब की टीम आई थी और वहां पर जो काउंसलेट है पाकिस्तानी, वहां पर वो गए और उनसे जो भी उनके पास डिटेल्स थी वो उन्होंने नैब की टीम के साथ शेयर की हैं। तो हाउ डू यू सी दिस कि वहां तक जो तहकीकात का दायराकार है उसमें वसअत आ गई है, तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा खान साहब के लिए? जी बिल्कुल, कल नैब की टीम दुबई गई थी और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी एक नैब ऑफिसर दुबई गए थे। वो जाकर उमर फारूक जहूर से मिले थे, उनसे कुछ एविडेंस उस वक्त कलेक्ट किए थे, कुछ अब कलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी कौंसलेट से नैब की टीम ग्राफ कंपनी के शोरूम पर भी गई, उनकी मैनेजमेंट से सवाल जवाब किए और ग्राफ कंपनी
के शोरूम पर वो सेट जो उमर फारूक ज़हूर को बेचा गया था वो ले जाया गया फिजिकली, और उन्होंने उसकी अथेंटिकेशन को वेरीफाई किया है कि ये ओरिजिनल है नंबर 1, और ये वही सेट है जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऑर्डर पर टेलर मेड बनवाया था। ये इस बात की तस्दीक हुई, और दूसरी उसकी प्राइसिंग की भी तस्दीक हुई है कि मिनिमम ये $7 मिलियन की वैल्यू रखता है, और मैक्सिमम 12 मिलियन, मतलब $7 मिलियन से लेकर $12 मिलियन तक इसकी वैल्यू थी, जबकि ये फराह गोगी साहिबा ने उमर फारूक ज़हूर को 75 लाख दिरहम में बेचा था, जो कि उस वक्त के रेट के मुताबिक $2 मिलियन, मतलब $20 लाख के इक्वल बनता था। इसके अलावा और भी कुछ सबूत कलेक्ट किए हैं। एक तो यह है कि सीसीटीवी फुटेज फराह गोगी साहिबा के आने जाने की और बाकी चीज़ें। इसके अलावा किस जरिए से फराह गोगी साहिबा दुबई गई थी वो भी सबूत मिले हैं कि दुबई एविएशन से, कि एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं। अगर आप मुझे परमिशन करेंगे तो मैं उनका नाम भी ले लूंगा, मुझे उसका नाम लेने में कोई इशू नहीं है। उनके प्राइवेट जहाज के ऊपर फराह गोगी साहिबा ये सेट लेकर गई थी, और जब वो दुबई एयरपोर्ट से उन्होंने निकलना था तो ये जेवरात, मेरा ख्याल है जब आपने बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून कह दिया और फिर उनका प्राइवेट जेट कह दिया, तो मेरा ख्याल है कि जो सादा से पाकिस्तानी है वो इतने भी सादा नहीं है, वो समझ गए होंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वो तमाम तर तफसीलात हासिल कर ली गई? बिल्कुल, वो समझ जी, वो तब तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। फिर 75 लाख की दिरहम बैग में डालकर फराह गोगी साहिबा उसी प्राइवेट जहाज पर वापस इस्लामाबाद आई थी। मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। अगर आप कोई भी चीज पाकिस्तान से बाहर बेचने के लिए भेजते हैं, अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा मालियत की है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री से एक्सपोर्ट एनओसी चाहिए होता है। उसके बगैर वो स्मगलिंग कहलाती है और उसके ऊपर एंटी स्मगलिंग लॉ अप्लाई होता है। फिर जब आप वो रकम, जो वो चीज बेचकर जो आपको रकम मिलती है, अगर वो $5,000 से ज्यादा मालियत की रकम है गैर मुल्की करेंसी में, तो वो फिजिकली नहीं वापस लाई जा सकती जहाज के ऊपर, वो बैंकिंग चैनल के जरिए ही वापस लाई जा सकती है। अगर विदाउट बैंकिंग चैनल वो किसी भी तरीके से वापस आए तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसके ऊपर लागू होता है। यही वजह है रियान साहब कि मैंने जो खुला खत भेजा था इमरान खान को, याद होगा आपको, बल्कि आपने अपने ट्विटर पर भी चढ़ाया हुआ था, पिछले दिनों आपने बड़ी अच्छी वीडियो भी बनाई उसके ऊपर, कि वो सलीम साफी साहब ने रोजनामा जंग में शाये किया था। मैंने कोरियर किया था, आज तक मुझे उसका जवाब भी नहीं, जिसमें मैंने 12 नुकात उठाए थे जो इमरान खान कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उनको बताया था, आपको चैलेंज है, आप इनका जवाब कर दिखा दें कि आपने कानून और रूल्स की 12 खिलाफ वर्जियां की हैं। आप जो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, आप इतने मासूम नहीं हैं। वो 12 सवाल नहीं, आपकी चार्जशीट है, उसका जवाब नहीं आ रहा। अबरार साहब, मुझे क्योंकि ब्रेक लेनी है, ब्रेक पर जाने से पहले आज वफाकी काबीना ने एक फैसला किया, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप तोशा खाना से हासिल होने वाले तहफ़ की तफसीलात मांगते रहे, नहीं मिली। अब इनको पब्लिक करने का जो फैसला आज वफाकी काबीना ने किया है, इस फैसले पर आपका कोई कमेंट, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। जी, मैं इसको वेलकम करता हूं। ये अच्छा फैसला है कि ये सारी तफसीलात पब्लिक करनी चाहिए। मगर रियान साहब, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, पब्लिक करने के नाम के ऊपर बहुत सारी चीजें फिर भी छुपा के रखती है। वफाकी काबीना को ये ऑर्डर करना चाहिए कि साथ में कि जो आरटीआई के तहत जो कोई सवाल पूछता है, लेटर इन स्पिरिट उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। क्योंकि मुझे अभी तक वो 5 सवालात मैंने पूछे थे जो फर्स्ट आरटीआई में 23 नवंबर 2020 को, उनके जवाबात अब तक मुझे नहीं मिले हैं। और कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस भी पेंडिंग है, जिसकी अप्रैल में डेट है, लेकिन वो आगे बढ़ता चला है। मैं बड़ा वेलकम करता हूं, मगर लेटर इन स्पिरिट इसको मुमकिन